सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बादशाह था इधर का, उसने रिकैप्चर किया मुस्लिम। इंटरेस्टिंग बात, इसराइल जितना नाम मुसलमान रखते हैं अपने बाल बच्चों का, अक्सर मिलेगा, उतना यहूदी भी नहीं मिलते वर्ल्ड में। मुस्लिम आर्मी ने फलस्तीन को कब्जा किया, जो जेरूसलम की दुनिया में यहूदी के बारे में कहा जाता है और है भी कि आइडियोलॉजिकली वो इस्लाम से एकदम अगेंस्ट है। ठीक है कि मुस्लिम्स जो कंट्री है हाँ वो हाँ गाजा में फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं खुलकर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी, बिहार इलेक्शन खत्म हो गए हैं और अब हम आपसे नई बात, नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग हमें बार बार मेल कर रहे थे, एसएमएस भेज रहे थे और जानना चाह रहे थे, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, यहूदी, मुसलमान, इनका क्या इतिहास है और ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो इन सब को आज हम समझेंगे, इतिहास के पन्नों से समझेंगे, हकीकत क्या है और क्या फसाना बनाया जा रहा है, इन सब पर आज चर्चा होगी। और इसको समझाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद जी हैं, जो इसी विषय पर, इसी सब्जेक्ट पे काफी सालों से लिख रहे हैं। उनकी किताब भी आई है और इस पर वो हमेशा एक सटीक बात इतिहास के पन्नों से लेकर आते हैं। कुछ हवा में वैसी बातें नहीं होती हैं, बात फैक्ट्स एंड फिगर के साथ होती है। तो चलिए, वक्त ज्यादा जायज नहीं करते हैं और सीधे सरूर साहब के पास चलते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र को वक्त देने के लिए। और आज जो चर्चा होने वाली है, लोग जानना चाह रहे हैं ये इजराइल गाजा का मुद्दा क्या है, ये मुसलमान यहूदी क्या है। अगर इनको आप इतिहास के पन्नों से समझाना चाहें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी सर। शुक्रिया भाई। ये हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी लंबी है और इतनी कंफ्यूजिंग है कि मुसलमानों को भी समझ में नहीं आता है, जो कि वन साइड ऑफ द पूरे बैटल है। दूसरे हैं जुडाइज्म, यहूदी, और तीसरे है एक और प्लेयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम ही नहीं आता है, वो क्रिश्चियनिटी। ये तीन अब्राहमिक रिलीजन है। मैंने एक किताब लिखी थी, द जेविश ऑब्सेशन, 2003 में लिखी थी, 4 तक आई थी। तो कोई और मैगजीन में तो छपा ही उसका रिव्यू, लेकिन हिंदू ने भी छापा था बुक रिव्यू उसका 2004 में, अगस्त के 11 या 12 अगस्त, मैंने कहा हम बोल रहे 2004 में, हम उस जमाने में काफ़ी यंग थे। तो लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि मैं पटना में रहता हूँ। कुछ क्लियर कर देता हूँ मेरी रिपोर्टिंग, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो उस किताब में, जब उस जमाने में और बिहार पर रिपोर्टिंग करता था, एशियन एज का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा था उससे पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। लेकिन ये जो चीज़ें थी 9/11 के बाद, अब मैं बचपन से मेरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहता था। 1973 की वॉर जो हुई थी अरब इसराइल, 1973 6 अक्टूबर से, तो मैं सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसी जमाने से मैंने इस पर दिलचस्पी अपना रखा। तो बहुत सी चीज़ तो याददाश्त पर है। देखो 2004 में जब किताब मैंने लिखी थी तो बहुत कम दुनिया में इंफॉर्मेशन था, लाइब्रेरीज कुछ, थोड़ा बहुत गया पटना में रह करके, आई एम फ्रॉम गया, ओरिजिनली फ्रॉम गया, और थोड़ा बहुत दिल्ली लाइब्रेरी, ये बहुत जाकर के। इंटरनेट पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं था इंफॉर्मेशन जो आज का था। ठीक है, टीवी चैनल CNN BBC वगैरह था, लेकिन 9/11 के बाद में इतना यहूदी यहूदी हुआ, यहूदी माने जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये वो, इस्लामोफोबिया, ये वो। तो मैंने एक बड़ी ऑब्जेक्टिव किताब लिखी, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ, मैंने कंपैरेटिव हिस्ट्री, मैंने कि ये जुडाइज्म, यहूदियत जिसको कहिए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, यानी अब्राहमिक रिलीजन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम लोग कहते हैं, वो अब्राहम, जिनके पोता गालिबन, हाँ पोता जैकब, याकूब का नाम इसराइल है, दूसरा नाम। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसराइल जितना नाम मुसलमान रखते हैं अपने बाल बच्चों का, अक्सर मिलेगा, उतना यहूदी भी नहीं मिलते वर्ल्ड में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें है। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कॉम्प्लिकेटेड भी है, कि दुनिया में यहूदी के बारे में कहा जाता है और है भी कि आइडियोलॉजिकली वो इस्लाम से एकदम अगेंस्ट है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का एक अजीब चीज़ था
कि ऑलमोस्ट 630 एडी से, जब से उनका मदीना से एक्सपल्शन हुआ से लेकर के 1920 यानी करीब करीब 1290 साल में ये दो कौम एक साथ रही वर्ल्ड में, शेयर्ड हिस्ट्री में। और इस हिस्ट्री में दुनिया में कहीं भी एक किलिंग, वन सिंगल किलिंग भी नहीं हुई। यानी किलिंग आइसोलेटेड तो हो सकती है, मुसलमान मुसलमान होता है, हिंदू बहुत सारा तो होता ही रहता किलिंग, लेकिन कोई ग्रुप क्लैश, मार, लड़ाई, बैटलफील्ड कुछ नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल। यानी कि मदीना में जो इस्लामिक सोसाइटी बनी थी 630 एडी में, जो एक्सपल उन लोगों ने हटा दिया गया था, उन्होंने कॉन्वेनेंट ऑफ मैंने ये मदीना का खैर कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था, हम बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। जो कौम 1290 यानी करीब करीब 1300 साल कहीं नहीं लड़ी, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती लड़ाई का, वो पिछले 100 साल से इतनी गंदी माने फाइट टू फिनिश क्यों लड़ रही है? इन कंपैरिजन टू दैट, ज्यूस वर्सेस क्रिश्चियनिटी, जो ज्यूस जो थे, करोड़ों ज्यूस, करोड़ लाख नहीं, लाख तो 60 लाख सिर्फ जर्मनी में मारे गए थे, करोड़ों ज्यूस 2000 साल में क्रिश्चियनिटी के हाथ मारे गए वर्ल्ड ओवर। और आज वो दोनों बहुत क्लोज हैं, जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन एंड ऑल दैट बात की जाती है। देखो भाई, ये बता ये रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी का जन्म जब हुआ, जिससे हम एडी कहते हैं, आज कितना है 2025, तो कहते हैं 2000 साल ऊपर से क्रिश्चियनिटी है, मान लीजिए है भी हिस्ट्री। तो क्रिश्चियन में जो थे, जो जीसस क्राइस्ट, वही बनी इसराइल ही में पैदा हुए थे। बनी इसराइल माने इसराइल की औलाद, यानी उस याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और पूरा जनरेशन चलता रहा, जो जिसको हेब्रू यहाँ का ये खैर मोटा मोटी कि इसराइल यहूदियों में पैदा हुए थे। उनके बहुत सारे कैंपेनियन थे, जीसस क्राइस्ट, जिससे क्रिश्चियनिटी फैली। और उससे पहले माने वो भी जीव में थे, लेकिन उनमें से उनके 12 हवारी, एपोस्टल कहिए, कंपेनियन कहिए, उसमें एक थे जुडास इस्करियोट। अच्छा, वो एरिया जो था फलस्तीन में हुए थे, फलस्तीन जो अभी जेरूसलम, बेथलेहम, नजारत जो भी कहिए अभी है, वहां पर अभी है, दिस प्लेस एग्जिस्ट वेरी मच देयर। तो वो जगह में हुई, और ये रोमन अंपायर के मातहत मैंने कंट्रोल में था। रोमन लोग थे, पावरफुल लोग करते थे, पूरे बड़ा वर्ल्ड पावर जमाने में वही थे। इधर समझिए कि पर्शियन हुआ करते थे, मैंने कि पर्शिया इधर मैंने फर्दर ईस्ट। तो बनी इसराइल जो थे यहूदी, समझिए रोमन्स कहिए, पैगैन कहिए, जो भी कहो, उसमें तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं, पैगैन, यू अंडरस्टैंड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीसस क्राइस्ट के जो वन ऑफ द अपोस्टल्स, जो 12 जो करीबी उनके हवारी ये थे, ये कंपेनियन थे, उसमें जुडास इस्करियोट कहा जाता है कि ये बंदा जो है, माने कि ये जो है वो रोमन अंपायर के ही फौज से मिल गया और इनको ये किया और मरवा दिया, मतलब कि फांसी पे झुए। बाकी पूरी हिस्ट्री आप जानते हैं। तो कहा जाता है कि ये है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म की हिस्ट्री। वहां पर इस्लाम पिक्चर में बहुत दिन के बाद आया, अराउंड 622 एडी वगैरह, प्रॉफिट मोहम्मद, उसके 500 साल बाद, 600 साल के ही बाद इस्लाम का जो ये हुआ, वो हुआ मक्का और मदीना। तो ये मैं ये बता ये रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी जो वहां पर आई, कहाँ आई? जीसस क्राइस्ट को ये करने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी फैली। कुछ दिन तक तो दबा दिया गया, वहां से बहुत से लोग क्रश किए गए रोमन अंपायर द्वारा। और आज के जो आर्मेनिया कहलाता है, समझो को कुछ लोग वहां गए, कुछ इधर गए। मैंने आर्मेनिया के बारे में कहा जाता है कि कंट्री मैंने ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कंट्री मतलब जो उस माने कंसेप्ट था, स्टेट ये जो भी, लेकिन खैर वो तो जरा सा हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लेकिन अराउंड 325 समथिंग अबाउट दैट, 325 यानी 300 साल, 350 साल के बाद पूरा जो रोमन जो थे कॉन्स्टेंटाइन के जमाने, वो पूरे क्रिश्चियन हो गए। रोमन जो थे, रोमन खुद क्रिश्चियन हो गए। तो क्रिश्चियनिटी फैलती रही।
रोम क्रिश्चियनिटी में बहुत दिन तक 2000 साल तक, बल्कि आज भी एक फीलिंग ये थी कि मेरे प्रॉफिट को मरवाने में जूस का हाथ है। गलत था सही हम सब नहीं फैसला कर रहे हैं। इसीलिए परसिक्यूशन ऑफ जूस जो था वो एक पार्ट ऑफ क्रिश्चियन इसका कल्चर रहा। गलत सही मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने खास कर क्रिश्चियन रूलिंग क्लास जब बात बोलता हूँ तो किसी भी तो रूलिंग क्लास की मासेस की बात की जरा सा बाद में करूंगा। भाई आज भी तो जितनी क्रिश्चियन कंट्री है तो सिर्फ रूलिंग क्लास ने जो है वेस्ट यूरोप का और अमेरिका का, बाकी जितना क्रिश्चियन कंट्री सब तो इसराइल के अगेंस्ट है। साउथ अफ्रीका, पूरे लैटिन अमेरिका, ये वो। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसा किसी को ब्लेम नहीं किया था ना फिक्स किया था, बल्कि रूलिंग क्लास जो खास करके जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, ग्लोबल इंटरेस्ट। तो खैर अब मैं चला आता हूँ इस्लाम का राइज। इस्लाम का राइज जेरूसलम में नहीं था, हालांकि अलक्सा को हम लोग उसी तरह से माने मुस्लिम्स मानते हैं जैसे मक्का मदीना के बाद थर्ड, माने कि इस्लाम के साथ एक ये है कि जैसे जूस है तो अपने जितने अब्राहमिक प्रॉफिट्स उसको मानते हैं, डेविड है जैसे दाऊद हम लोग बोलते हैं, सोलेमान सोलोमन जैसे जाते हैं, टिल जीसस क्राइस्ट वो उसको नहीं, उससे पहले जितने हैं। क्रिश्चियंस सिर्फ क्रिश्चियन माने कि जीसस क्राइस्ट ऑब्वियस है और पुराने को ही मानते हैं, ठीक है। इस्लाम का जो बेसिक फंडा है टेनेट उसमें हिस्सा है कि इस्लाम ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द दूत्स, दूत हिंदी में बोल रहा हूं, को नहीं मानना, और अगर आप नहीं मानिएगा तो यू विल नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। इसलिए हम हमारे जो माने मुस्लिम धर्म, मैं हमारे करके नहीं बात करना चाहिए, जो मुस्लिम्स में है वो में हर तरह का नाम आएगा। सबसे ज्यादा ईसा नाम मुसलमानों में होगा, सबसे ज्यादा इसराइल नाम, दाऊद, डेविड, सब मुसलमान का नाम दाऊद रखते हैं, सोलेमान रखते हैं, तो वो सब है। इसहाक सबसे इसहाक जिससे बनी इसराइल का पूरा रिश्ता चलता है, याकूब अलैहिस्सलाम के, यानी कि जो पूरा इसहाक हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटा। एक इसहाक है और एक इस्माइल है। इस्माइल से जो यहाँ अरब में आ गए और जिससे हम लोग मुसलमान अपना लिंक उठते, खैर अब उसको कंफ्यूज नहीं करना है। जब इस्लाम 570 AD 570 प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ, 622 वगैरह का अराउंड इस्लाम फैलने लगा। इस्लाम का जब पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ तो पहले वहां पर जो मक्का में जो लोग आबादी थी वो कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद के सामने पैगैंस थे, जो वक्त कुरैश जो वहां पर के लोग थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, ईसाई कहिए, और कुछ ज्यू थे, यहूदी, पढ़े लिखे ज्यू हुआ करते थे ये वो। तो कुछ लोग एम्ब्रेस किए इस्लाम, कुछ नहीं किए, खैर। लेकिन जूस को उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत प्रॉब्लम हुआ, वहां बहुत तकलीफ पहुंचाई गई, वही माइग्रेटेड टू मदीना। मदीना में एक सोसाइटी बनी, इस्लामिक सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, और एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एक बना, माइनॉरिटी का क्या रोल होगा, ये वो होगा, ज्यूज कैसे रहेंगे, क्रिश्चियंस कैसे रहेंगे, ये वो। खैर कुछ हुआ ऐसे कि जूस ने कुछ एग्रीमेंट को वायलेट किया, अब उसको डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, जिसके वजह से उनका एक्सपल्शन वहां से कर दिया गया, ना तुम लोग मदीना से बाहर जाओ। खैर वो तो हो गया खत्म, जो मैं बता रहा था 630 AD। लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी चीज नहीं हुई बिटवीन जूस एंड मुस्लिम्स, एग्जैक्टली फॉर 1290 years। इन कंट्री टू दैट, अच्छा मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि हिंदी बताता हूँ मैं, उसके बरक्स है ना, हाँ, तो उसके उल्टा ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी का अपना जुडाइज्म पर अपना क्रैकडाउन होता रहा हमेशा, मिडिल एज में, डार्क एज में, सब जगह वो अपना उनका कंट्रडिक्शन है। थोड़ा सा मैं बता दिया और मैं बताऊंगा भी आगे चल करके कैसे हुआ। तो विच हंटिंग ऑफ जूस पार्ट होता था उनका, खास के यूरोप में जो गए लोग, ये गए वो गए। तो माने हिटलर इज नॉट द ओनली के माने के एग्जाम्पल, माने ये कहना गलत होता है, वो होती अपने सारे गुनाहों को ये कर देना। जो रूलिंग क्लास था वो अपना विच हंटिंग और खासकर पॉलिटिकल होता था, ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉलिटिकल ज्यादा, रिलीजन को एक्सप्लॉइट हर जगह पॉलिटिकली लोग ज्यादा करते हैं। कोई नॉर्मल क्रिश्चियन बेचारा जो था उसको ठीक है नहीं करेगा, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट, खैर ये सिलसिला चलता रहा। 638 AD में इस्लाम मुस्लिम आर्मी ने फलस्तीन को कब्जा किया, जो जेरूसलम, हालांकि एंटर किया तो वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, वहां पर
पीसफुली एंट्री हो गई, हो गया खत्म। जेरूसलम हिस्सा बन गया किसका? मुस्लिम एम्पायर का। और उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम एम्पायर फैला इधर पर्शिया में, अलेक्सा में, होता रहा, पूरी लंबी हिस्ट्री है, पूरी यूरोप तक गया, ये वो, टर्की गया, बेजेंटाइन, ये वो होता गया। लेकिन ये क्रिश्चियंस को ये बहुत बड़ा लॉस लगा, क्रिश्चियन रूलर्स को, मोस्ट मैंने इन पर्टिकुलर, लॉस ऑफ जेरूसलम। तो उन्होंने कई क्रूसेड्स किए, क्रूसेड किया, जिसमें एक सबसे पहला क्रूसेड कहते हैं, अब आजकल बड़ा अजीब इसको बहुत दूसरे माने में लिया था, जिहाद। ये उन लोग ने शुरू किया क्रूसेड। मैंने टू बी वेरी मच, मैंने कि ऑनेस्ट टू हिस्ट्री कि मतलब चीज कैसे बना, तो वो और 1099 एडी में, 1099 में गॉडफ्रे ऑफ बॉलिन एक राजा था फ्रांस के आसपास। उस जमाने में कंट्री का ऐसे स्टेट नहीं हुआ करता जो आज का नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो हुआ 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बाद, वो सब नहीं था। उन्होंने आकर के जेरूसलम पर कब्जा किया 1099 एडी। उस जमाने में जेरूसलम वाज पार्ट ऑफ फातमी डायनेस्टी। फातमी डायनेस्टी आप समझ गए, ज्यादा एक्सप्लेन। फातमी डायनेस्टी वाज मुस्लिम डायनेस्टी थी, इजिप्ट की उसका हिस्सा था, पैलेस्टाइन हो गया, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर उन्होंने, जो क्रिश्चियन आर्मी आई, उसने हजारों लाखों मुसलमानों को एज वेल एज ज्यू को ही मारा। ज्यू मारा था पीसफुली, ज्यू को, बल्कि जो खलीफा उमर ने 637 में जो कब्जा किया जेरूसलम, तो 70 ज्यू फैमिली आई और बोली कि भाई देखिए, हम पर तो बहुत जुल्म किया जाता है क्रिश्चियन, हम लोग आके जेरूसलम में रहे हैं, तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्यूज हमेशा मुसलमान के साथ रहे। ये मैं 638 से लेकर के हम 1099 तक आ जा रहे हैं, 300-350 साल बाद। तो मुसलमान का रिश्ता, मैंने कहा कि हालांकि आइडियोलॉजिकली दो अलग थे, वो जिस पैगंबर को मानते थे मानते थे, लेकिन शेयर्ड हिस्ट्री बहुत पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रही, विद फुल हार्मनी का बहुत इंटरेक्शन हुआ, सोशल इंटरेक्शन ऑब्वियस। पढ़े लिखे यहूदी थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पोजीशन पर भी थे, अब्बासाइड्स में, फिर उससे पहले उम्मी में भी। खैर, तो अब्बासाइड डायनेस्टी मतलब, उसके बाद फातमी, तो जेरूसलम पर 1099 में कब्जा हो गया। ये जेरूसलम जो हिस्सा, बाकी हिस्सा नहीं, जेरूसलम फलस्तीन का जो हिस्सा था, उन्होंने कब्जा कर लिया 1177 या 78 में। सलाहुद्दीन अयूबी जो बादशाह था इधर का, उसने रिकैप्चर किया मुस्लिम, उसने करीब करीब 80 साल के विदिन 80 दोबारा कब्जा वापस ले लिया। फिर मुख्तलिफ तौर पर जंग होती रही बिटवीन क्रिश्चियंस एंड क्रिश्चियन एम्पायर एंड मुस्लिम एम्पायर्स, जिसको कहते रहे क्रूसेड, 7th 8th क्रूसेड तक। समझिए कि 1293 वगैरह की, 80 वगैरह तक बहुत दिन तक चलती रही मसला होता है। लेकिन ये दोनों जो थे, ज्यूज हमेशा यहाँ रहे, थोड़ा ज्यू जो थे ईस्ट यूरोप वगैरह में माइग्रेट किए थे भी, जानते थे, तो लेकिन बेसिकली यहाँ रहे। मैसेकर हुआ, ये हुआ, तो एक भी इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ था कि 22, 6, 7, 7, 11, 12 आते आते मुस्लिम एम्पायर इधर से अफ्रीका से कब्जा करते करते स्पेन पहुंच गया था। तो स्पेन जब पहुंच गया, तो स्पेन में बहुत बड़ा एम्पायर बना मुसलमानों का, बिटवीन 712 एडी से कहते हैं, 712 एडी कहते हैं। यानी मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ हुआ था, उधर हुआ तो ऑलमोस्ट 1 साल का आगे पीछे का दोनों। इधर स्पेन में पॉलिटिकल एक्सपेंशन, ये कहिए या मिलिट्री एक्सपेंशन जो कहो, जू हमेशा वहां अपने को मुसलमानों के साथ आकर रहने लगे कि दे फाउंड इट इन यूरोप कि हम सबसे अच्छे पीसफुल जगह रहेंगे तो स्पेन में रहेंगे। तो स्पेन में 650-700 साल रहे, मुस्लिम एम्पायर रहा, उसके बाद मार के वहां से भगा दिए गए। और फर्डिनेंड और इसाबेला रानी थी, वही बार्सिलोना जो भी, उनके जमाने में रिवाइवल हुआ, क्रिश्चियन पावर इमर्ज किया, और उन्होंने सारे लोग को मार करके क्रिश्चियन मुसलमानों को भगा दिया, भगा करके इस साउथ ऑफ अफ्रीका जो मॉरिटेनिया, मोरक्को, अल्जीरिया सब, तो जो लोग भगाए गए वो बहुत बड़ी तादाद ज्यू भी थे मुसलमानों के साथ, इसीलिए मोरक्को में और तुनिसिया के आसपास ज्यू बहुत रहे,
जो बाद में इसराइल बनने के बाद जब आकर के यहाँ के रहने लगे इसराइल में। ये मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ समझना जरूरी है लोगों को। इसके बाद जंग नहीं हुई, माने कि फॉर जेरूशलम एज सच बता रहे हैं, लड़ाई तो होती ही रही। टर्किश एम्पायर, ओटोमन एम्पायर था। अब देखिए ये सब पॉलिटिकल लड़ाइयां जो होती है वो बहुत रिलीजियस हम लोग बना देते हैं। भाई एम्पायर बिल्डिंग है, क्रिश्चियन एम्पायर पूरा वर्ल्ड में लड़ता रहा, बुद्धिस्ट लड़ता रहा, यहाँ पे हिंदू लड़ते रहते थे एम्पायर इंडिया में, मुस्लिम एम्पायर लड़ते रहते थे। भाई कोई पॉलिटिकल होता है, ये सब कुछ नहीं। बहुत ज्यादा उसको रिलीजियोसिटी का जो चढ़ा दिया जाता है मैंने उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली वो पॉलिटिकल होता है, उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है मिलिट्री के लिए, रिलीजन का नाम। वही यूरोप में भी हुआ। बाय द वे यूरोप वाले कभी जेरूसलम कब्जा नहीं कर पाए दोबारा, माने कि वो वही क्रूसेड के जमाने में होता रहा ना, एक दो बार कब्जा हुआ, फिर हुआ, लेकिन फिर बेसिकली वो मुस्लिम एम्पायर रहा। बाय द टाइम ऑफ एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 1798 वगैरह के बाद नेपोलियन पावरफुल हुआ, अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहा हूँ, जंप कर दे रहा हूँ कि फिर हमको गाजा तक लाना है ना। तो जब तो वो इजिप्ट कब्जा किया। जब इजिप्ट कब्जा किया तो थोड़ी सी ऐसी लगी बात कि वो कुछ बात ऐसा कि जेरूसलम ये वो कुछ जिसको कहते हैं ना ज़ायोनिस्ट स्टेट, या जो भी अभी जो इसराइल है, लेकिन वो उतना ये नहीं रहा। जो मॉडर्न इसराइल का जो कंसेप्ट, अगर हिस्ट्री का हम माने के जायजा लेंगे, करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से 1838-39 के जमाने से ये चीज ज्यादा हुई। देखो एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग कि जो ज़ायोनिज्म, ZION, ज़ायन होता है जेरूशलम का दूसरा नाम है। तो ज़ायोनिज्म एक कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी का, माइंड इट, it's more a Christian concept, but relatively less a Jewish concept. Mind it. ये बहुत बड़ा उल्टा सीधा हो जाता है। क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट, इवन मार्टिन लूथर किंग वगैरह, वो वाला मार्टिन लूथर 15th-16th सेंचुरी, वो बता रहा हूँ मैं। और वो लोग जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी हुआ, वो भी बहुत ही उनका क्लैश रहा ज्यूज से, ये वो खैर होता रहा। क्रिश्चियन का एक कंसेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व करता रहा मिडिवल पीरियड में, उसको कहते हैं आर्मागेडोन, ARMAGEDDON। आर्मागेडोन मतलब कि एक जंग होगी आखिरी, बाइबल में उसका तस्कीरा है, खासकर न्यू टेस्टामेंट में, और उसमें यह है कि एक स्टेट बनेगा और वहां पर लड़ाई होगी बिटवीन गुड एंड ईवल। और कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं कि गुड के मतलब क्रिश्चियनिटी, ईवल के मतलब मुसलमान या इस्लाम, जो भी। ये इंटरप्रिटेशन वेरियस है, खासकर जो आजकल रिपब्लिकन और इस टाइप के जो लोग हैं, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल, जो अमेरिका का सबसे पावरफुल ग्रुप है, जूस से ज्यादा पावरफुल है। तो एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग यह है कि हम क्यों पाते हैं कि भाई इतने सारे बर्नी सैंडर्स हैं, ये बड़े बड़े जूस हैं, और ये आपके बड़े रेटनोम चोम्स्की हैं, ये लोग बड़े जूस के खिलाफ रोड पे इतना जूस अगेंस्ट इसराइल क्यों रहते हैं। इसकी हिस्ट्री में बता रहा हूँ, इसीलिए समझ में आएगी कि भाई थोड़ा ही तबका है, लेकिन क्यों अगेंस्ट, ये क्यों अगेंस्ट है। तो वो जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मन आयरॉनिक कि ज्यूज अपोज करते रहे हमेशा इसराइल का। माइंड जिस तरह से हम इसको एक ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, उसको अदरवाइज नहीं लीड करने का, जैसे बहुत सारे मुसलमान भी पाकिस्तान को अपोज करते थे। तो पॉलिटिकल वजह हो सकता होगा या बहुत सा वजह हो सकता है, हमको अभी यहाँ डिबेट नहीं करना, लेकिन समझाने के लिए। जैसे एक बात ये भी कहते हैं कि जो अभी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, तो वो तो 1947 के मार्च अप्रैल तक तो वहाँ नहीं हुआ था रेफरेंडम, वो तय हुआ था कि वह कांग्रेस इंडिया का हिस्सा रहना चाहते थे, खान साहब की जो गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान में नहीं, लेकिन जोग्राफिकली बन गया तो दैट्स डिफरेंट थिंग। दैट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग हैपेंड विद इसराइल। बहुत सारे ज्यूज अपोज करते थे, रह गया था, इसराइल मान लेते हैं। ओवर हिस्ट्री को फोल्ड बैक नहीं किया सकता है ना बहुत सी चीजों को। तो ज़ायोनिज्म जो कंसेप्ट था कि भाई दुनिया में हम क्रिश्चियंस दोबारा वहां जमा होंगे, जेरूशलम बैटल होगी, वो फाइनल बैटल होगी, जीसस क्राइस्ट आएंगे, मेरे मसीहा आएंगे और फाइनल वर्ल्ड के माने कि जो
एंड ऑफ वर्ल्ड से पहले ही सब होगा, ये सब सिनेरियो। ये खास करके सारे क्रिश्चियन नहीं, जो राइटिस्ट क्रिश्चियन ज्यादा हैं जो आजकल वहाँ पर यूएस में खास करके, वो बहुत उस पर इवेंजलिस्ट जिसके ट्रम्प साहब वगैरह भी देखिए। लेकिन ज़ायोनिज्म जो है ना, वो उसमें कैथलिक जो है ना इसमें भी रहे। जैसे बहुत बड़ा ज़ायोनिस्ट अपने को, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज़ायोनिस्ट अपने को, इससे पहले जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते रहते थे, बहुत से लोग मैंने कहते हैं। तो हम अब आ जाते हैं 19th सेंचुरी में, हम कहे थे 1839 वगैरह में। इन लोगों ने देखा ये कि हम जो है जेरूसलम फतह करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि उसको भी जो मुस्लिम हुक्मरानी है उसको एज अ रिलीजियस वार कर माने ले लेते हैं, और बहुत रेजिस्टेंस होता है। जेरूसलम, फलस्तीन ओटोमन एम्पायर का पूरा हिस्सा था, बहुत बड़ा सिटाडेल था। तो वो उन्होंने कहा ये कि हम जो हैं, तो पहली बार थोड़ा सा क्या कहते हैं कि विस्पर कहिए, ये उर्दू में हिंदी में क्या बोलते हैं कि हाँ सुबुकाहट शायद बोलते हैं उठा, वो है भाई कि एक जूस को खड़ा किया जाएगा। हालांकि प्रोसेस बहुत बाद में शुरू हुआ, 50 साल के बाद हुआ, लेकिन शुरू हो गई थी पामस्टन के जमाने। पामस्टन के जमाने में फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी मतलब फॉरेन मिनिस्टर इंग्लैंड का, वही पामस्टन जो 1857 में इंडिया का जब हुआ था रिवॉल्ट, तो वो प्राइम मिनिस्टर बना था, वही पामस्टन। तो उसने पहली बार कहा कि मैंने ये मैंने कहा जाता है कि ज़ायोनिस्टों को, मैंने सॉरी ज्यूस को आगे किया जाएगा, चुपचाप से हम लोग पीछे से खेल खेलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है भाई। तो कुछ लोग जो ज्यूस थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया कि हमारे कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खैर चलिए, वो तो बहुत अर्ली स्टेज है। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 1890s हम आ जाते हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाती है। तो एक साहब, एक बंदा था थियोडर हर्जल, हंगेरियन बॉर्न ज्यू था, उसको खड़ा किया गया या खड़ा हुआ। उसने इस चीज को लिया, उसको पॉलिटिकल कुछ ज्यू बैंकर्स भी, ज्यू देखिए ज्यू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आप पढ़ोगे ना भाई, इंग्लिश लिटरेचर के आदमी होंगे तो ऐसे भी शाइलॉक शाइलॉक का मजाक उड़ाना कि मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले पढ़ा होगा, अरे जूस है बहुत ये होते हैं, मतलब कि कंजूस होते हैं ये वो स्टैट अपना बहुत। उनको पूरी इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंच लिटरेचर में जू का मजाक उड़ाना, ये वो बहुत पार्ट ऑफ बहुत हिस्सा रहा। तो ये मुस्लिम हिस्ट्री में नहीं रहा पार्ट ऑफ जोक मनाने का। मैंने मुसलमानों में ही रहा है कि यहूदी से वांट किया गया कुरान या जिससे ये वो आइडियोलॉजिकली जिसे अपोज, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन लिटरेचर का हिस्सा कि इंडिविजुअल का मजाक उड़ाना कि वो रहा है यूरोप में। हाँ, तो वो रहने दीजिए, खैर हर जगह अपना होता रहता है, वो कोई बात नहीं। वो चेंज ऑफ हार्ट होने लगा 19th सेंचुरी में आते आते। उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम जो रूलिंग क्लास, वंस अगेन रूलिंग क्लास ज्यादा होता है सब। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में आकर के यूरोप में कुछ कुछ पैसे वाले यहूदी, बाकी तो यहूदी बहुत मारे मारे फिरते थे और या पिटाते थे, खासकर रशिया, ईस्ट यूरोप में, रशिया में 1890s 1880s में बहुत मैसेकर हुआ था। बहुत आ रहा आपको प्रॉब्लम, उसको मैंने वो पार्ट ऑफ सारा, लाखों हजारों मारे जा रहे थे, कभी इधर गए कभी उधर गए कभी उधर गए। हुआ ये कि 1890s वगैरह तक हुआ था कि एक ज्यूज स्टेट बनाया जाएगा, और दूसरी एक ओटोमन एम्पायर हार्ट ऑफ यूरोप में आकर के भाई 1683 तक तो वो वियना के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया था। ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि पूरे मेडिटेरेनियन के सी पर इनका कब्जा रहता है। इसलिए एक हिस्ट्री के बहुत गौर करोगे कि पूरा नॉर्थ अफ्रीका, माने यूरोपियन पावर, पूरे यूरोपियन पावर जो थे, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, वो पूरा अमेरिका कब्जा कर लिया, वो पूरा इंडिया कब्जा कर लिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कब्जा कर लिया, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका ना कब्जा कर पाए थे। नॉर्थ अफ्रीका वो 1830s के बाद अल्जीरिया वगैरह सब कब्जा किया, इसलिए कि कंप्लीट डोमिनेशन मेडिटेरेनियन पर, ऑलमोस्ट कंप्लीट इस हिस्सा का जो हिस्सा था टर्किश नेवी का था। तो टर्किश नेवी का तड़ा हिस्सा था, बल्कि उसको नबील मतार ने किताब में लिखी भी है। खैर छोड़ो, कितनी किताबों का भी रेफरेंस इतना नहीं देंगे।
तो उसने 17th सेंचुरी में कितने कितने ये किया गया, 18th सेंचुरी में है, कुछ किताबें हैं, बाद में अगर कहोगा बता भी देंगे हम। तो ये हो गया, तो बहुत मुश्किल हुआ है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। तो हुआ कि भाई इनको ग्रेजुअली, तो जब इनका अंपायर ग्रेजुअली 19th सेंचुरी आते आते ओटोमन्स वीक होने लगे, डिसइंटीग्रेट होने लगे, अफ्रीका तक 1830s वगैरह में, जैसे अल्जीरिया पर फ्रांस कब्जा हुआ। अब इस साइड ऑफ मेडिटेरेनियन धीरे धीरे जो फ्रांस पूरे वर्ल्ड का पावर था वो धीरे धीरे इधर आके कब्जा करने लगा। तुनिसिया, मराकश में स्पेन, ये वो दिस टाइप जितना है, लीबिया पर आए इटली वाले, ये वो। और ये 19th सेंचुरी पर वो मैंने कहा इससे पहले कि 1800 के आसपास वो मेरे क्या नाम है, नेपोलियन। तो ये सब चीज बहुत बाद के फिनोमेना रहा है, नॉट अर्ली। अर्ली एज में मोनोपोली उन्हीं लोगों की थी, टर्किश आर्मी की। तो हुआ है कि भाई एक हम रिलीजन के नाम पर कुछ खड़ा करेंगे, और रूलर्स को न क्रिश्चियनिटी से मतलब, न किसी चीज से मतलब, रूलर्स को अपने इससे मतलब होता है, अपना पॉलिटिकल। तो रूलर्स से जो खड़ा किया, क्या खड़ा किया भाई, टर्किश अंपायर के बीच में एक हमको पुलिस और मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना है। तो वो मिलिट्री आउटपोस्ट क्या होगा, इसका नाम होगा इसराइल। और इसराइल जब होगा, नाम बाद में आया, सब कैसे होगा। तो ज्यूइश होमलैंड की जब बात हुई थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ ज्यूज खड़े हुए और कुछ ज्यूज ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। वो बोलते थे कि मेरे माने के ओल्ड टेस्टामेंट, मैंने स्क्रिप्चर में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, हम इंटरनेशनलिज्म पर विश्वास करते हैं। हमारा मसीहा आएगा तब खड़ा करेगा, ना कि अमेरिका तो उसका पावर नहीं था, इंग्लैंड, फ्रांस, ये वो। तो एक तो ऑस्ट्रिया का एक एमपी था, इन्फ्लुएंशियल, नाम बड़ा टेढ़ा सा है, लेकिन खैर उसने तो कहा था कि मॉस ट्राइब होगा, कोई यहूदी स्टेट अगर बनेगा तो मॉस ट्राइब माने चूहे का फंदा जो होता है ना, वो ऑफ यूरोपियन पावर होगा। ये 1890-70 माने एकदम की बात है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हर्जल को कुछ जो माने के अमीर रॉथशिल्ड फैमिली या कुछ भी अमीर ये बैंकर्स वगैरह जो ज्यूस थे, और ज्यादातर क्रिश्चियनाइज्ड वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर, इंग्लैंड एंड फ्रांस को प्रमोट किया। इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अच्छे हर्जल साहब जो हैं 44 साल के एज में 1904 वगैरह के आसपास उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ज्यूस जो इसको पिकअप किए कि इसराइली स्टेट बनेगा, इसराइल ज़ायोनिस्ट स्टेट, वो एथिस्ट नॉन रिलीजियस ज्यू थे, और जो खास करके जो ऑर्थोडॉक्स ज्यू थे, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, तो डिनॉन्स अपोज नहीं, डिनॉन्स करते थे क्रिएशन ऑफ इसराइल को, मार्क माय वर्ड। तो ये सिलसिला चलता रहा भाई, ये तो इसके तो सर्कमसीजन भी नहीं हुआ था, इसको तो बाइबल ही पढ़, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट जो भी कुछ नहीं जानता था ये थियोडोर हर्जल, लेकिन चला है कि ज़ायोनिस्ट स्टेट इन द नेम ऑफ रिलीजन बनेगा स्टेट। तो सब बाद में हुआ, इसका जवानी में ये तो ठीक से कुछ न कि इसराइल में तो ये नॉन प्रैक्टिसिंग जू कहिए इसको, लेकिन पॉलिटिकली अपना थे, भाई इसराइल बनेगा तो हो गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, चलते चलते ये आ गया 1901, 2, 3 आते आते तक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कि अरबों में, जो कि अरब का भी हिस्सा, खास के वेस्टर्न अरब, जो मक्का मदीना जितना वाला हिस्सा है, जो हिजाज जो कहलाता, वो भी ओटोमन अंपायर का हिस्सा था। इराक, सीरिया, फलस्तीन, जो अभी टर्की, वो अभी तक था, समझे, बहुत बड़ा एरिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन पावर ने अरबों में, खास कर लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बल्कि उसकी किताब भी है 7 पिलर्स ऑफ विजडम, और उसका फिल्म भी बनाई है, देखो ना, किसने भूल गया मैं, अभी क्या बहुत काफी साल हो गया। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो कि इंडिया में भी आया था, रहा था, उसके यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे, क्या है, कोई इंडिया आया था, लेकिन अभी वहीं पर उसने अरबों में जा करके अरबों का बहुत बड़ा, समझो कि एक तरह के अपने को रिलीजियस लीडर ही बन गया, मुसलमान की तरफ पोस्ट किया, जो भी हुआ, और उसने अरबों में बगावत कराई अगेंस्ट ओटोमन आर्मी। ये समझाना जरूरी है हमको
अब इसराइल नहीं बना है, अभी धीरे धीरे ला करके वहां से इसराइल को लाके फलस्तीन में बसाया जा रहा है यहूदियों को, यूरोप से भाई हम लोग एक स्टेट बनेगा, एक स्टेट बनेगा। तो कुछ लोग ने कहा कि स्टेट तो यहूदी अच्छे खासी युगांडा में भी है, कुछ ने कहा कि बहुत सारे यहूदी जो मारे फिरे थे भगा दिए गए थे एम्स्टर्डम अर्जेंटीना, कुछ ने जापान उपान ने जो मंचूरिया कब्जा किया था और बहुत बड़ा हिस्सा ये 20 से कहा कि यहाँ ही बन सकता है ज्यूस होमलैंड, कुछ ऑस्ट्रेलिया की बात, लेकिन इंसिस्ट किया है कि नहीं, ज्यू जो बनेगा होमलैंड वो बनेगा इसराइल में। क्यों इसराइल में बनेगा? इसराइल में इसलिए बनेगा कि वो पॉलिटिकली सूट करता था कि ओटोमन को चैलेंज करने का। इस बीच में हुआ है कि अरबों को बगावत कराई गई, यानी कि अरबों का लेकर के, और हुसैन बिन अली शरीफ ऑफ मक्का उसने बगावत की इन फेवर ऑफ अरब्स, नहीं अरब तो था, इन फेवर ऑफ यूरोपियन पावर एंड अगेंस्ट फेलो मुस्लिम एम्पायर। देखिए पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है। तो उस वक्त उनको रिलीजन नहीं नजर आया, उस वक्त नजर आई पैन अरबिज्म। अरे तुम्हारे बीच में कुरान हदीस सब ये है वो है, तुमने दुनिया के रूलर कहोगे। हुसैन बिन अली। अच्छा उससे पहले हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी जो था ईस्ट यूरोप, सेंट्रल यूरोप का पावर था, और टर्की भी, तो टर्की और जर्मनी एक साइड थे। क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में? जैसे जर्मनी और जापान सेकंड वर्ल्ड वार में थे ना एक साथ, तो सही यहाँ पर। तो टर्किश आर्मी जो थी, हाँ तो यूरोपियन पावर विंस्टन चर्चिल जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एडमायरल ऑफ द सी था, जो कि सेकंड वर्ल्ड वार में प्राइम मिनिस्टर बना था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो उसने एक बड़ा इन्वेजन किया टर्की का, जो वो हिस्सा जो इस्तांबुल वाला हिस्सा जो है वेस्ट, माने बॉस्फोरस वेस्ट। थोड़ा डिटेल हो रहा है, बोरिंग मत हो समझोगे, लेकिन इसको बताना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। हाँ तो वो जो कब्जा किया तो गैलीपोली का जंग कहलाता है, और उसको लेकिन चार माने कि वेस्टर्न ने इंडिया से पूरा, इंडिया की पूरी 20 लाख फौज ले गया था, इंडिया का हिस्सा ही था, ब्रिटिश राज में था, यहाँ से लोग जाते थे फौज में, लाखों लोग, इंडिया पाकिस्तान बना हुआ सब एक ही कंट्री था। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटिश आर्मी ऑफ इंडियन ओरिजिन सब, लेकिन वो टर्किश लोग ने उनको 1915 में 9 महीना की जंग के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में हरा दिया। ब्रिटिश आर्मी रिट्रीटेड, हजारों लोग मारे गए ब्रिटिश आर्मी। बहुत ह्यूमिलेटिंग। वहां पर के जनरल जो थे, मैंने कर्नल वगैरह का रैंक था, एक नाम जो बाद में बड़ा हुआ, कमाल अतातुर्क, नाम सुने होंगे। तो कमाल अतातुर्क, जिसको मुस्तफा कमाल पाशा भी कहते हैं, उसका इमरजेंस उसी वक्त हुआ था। तो खैर छोड़ो, वो तो आदमी के बोले जनरल को भी लड़ने में। तो उसके बाद, उस विक्ट्री के बाद टर्किश लोग थे गए, वर्ल्ड पावर, हम भी पावर हैं कि इन लोग को हरा दिया। उसी के 2-3 महीने के बाद यहाँ अरबों में मक्का में बगावत हो गई। दिस वाज स्टैब इन द बैक ऑफ ओटोमन एम्पायर। और जो ओटोमन ने ये लाइन बिछाई थी, रेलवे लाइन बिटवीन दमाश्कस एंड मक्का, ओटोमन ने बिछाई थी, और पूरे अपने हिस्से के रिलीजन हज के जाने के लिए ये वो सब रहेगा। और दमाश्कस से पूरा, बाद में ओरिएंट एक्सप्रेस वगैरह आप नाम जानते भी होंगे, ट्रेन की लाइन पूरा। तो वो मक्का से दमाश्कस से यूरोप, मैंने कि वहां तक टर्की से अपना आना चाहिए, उसको उड़ा दिया। बहुत कुछ किया, बहुत लोग मारे गए, खत्म हो गया। ये एट द पीक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जो अभी मॉडर्न पैलेस्टाइन जो है, इस बीच में इन्होंने वेस्टर्न आर्मी ने, जो अलाइड आर्मी थी, जनरल एलएनबी और ये इंग्लैंड और फ्रांस वाले अटैक किए यहाँ पर। भाई ये तो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट समझ गए, मिलिटरीली सॉफ्ट हो गया। अरे ये तो बगावत हो रही है। ये हिस्सा जो है फलस्तीन, सीरिया, लेबनान, ये जब कब्जा हो गया, सॉरी ये तब कब्जा हो गया, ये तब कब्जा हो गया किसके हाथ में? तो जनरल एलएनबी था, जो आर्मी का जनरल था ये। खैर एक तरह से ये अरबों ने, खास करके जो हिजाज के अरब थे, इन्होंने पूरा पूरा पैन अरबिज्म वहां पर वेस्ट का था, फलस्तीन, जॉर्डन, ये उन्होंने किवाड़ खोल करके दे ओपनली वेलकम द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मी अगेंस्ट ओटोमन। तो ये सब तो जानते भी होगा, नॉर्मल वो लोग जानते भी हैं ये अरब बगावत। लेकिन उसका हुआ ये कि अरब बाखुश, हाँ हाँ हाँ। और इस बीच में जो स्टेट, जो इसराइल वाले जो बोलते हैं, जो खास कर ज़ायोनिस्ट इसराइल है ना,
वो जो है वो गलत बोलते हैं। क्या नहीं, अरब ने इनको तो वेलकम किया, यूरोपियन को वेलकम किया, ज्यूज जो आते थे उनको भी वेलकम करते रहे, कहा आओ जमीन खरीदो, ये वो। उनको तो मालूम नहीं था कि फ्यूचर प्लान क्या है, कि क्या स्टेट बनाना, कुछ नहीं। तो बहुत अनोफर्टली अपना जमीन में बेचते थे। फलस्तीनी यहूदी सब आके, अच्छा तुमको वहां तंग किया था, आकर रहो, जमीन खरीद लो, ये वो इतना सिनिस्टर डिजाइन नहीं समझ रहे थे वो, तो बल्कि और आपके साथ ही थे अगेंस्ट ओटोमन। हुआ ये कि 1900 जब कब्जा हो गया पूरा सीरिया, फलस्तीन, फलस्तीन मान इसराइल विद गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक जो पूरा भी है माने फलस्तीन अथॉरिटी, इस सब एक फलस्तीन था। इसको पूरा एक फलस्तीन स्टेट करते थे, स्टेट प्रोविंस कहो, सीरिया ये सब ओटोमन एम्पायर का प्रोविंस था ज्योग्राफिकली। जॉर्डन का हिस्सा, हिजाज का हिस्सा माने वेस्टर्न। नजद नहीं, नजद ईस्टर्न जो था, रियाद वगैरह जो था इंडिपेंडेंट था, अपना सऊदी फैमिली वगैरह अपना, वो जो वहाबी मूवमेंट के बाद उसको हम यहाँ पर नहीं ला रहे हैं अभी। और इधर इराक हिस्सा था ओटोमन का। तो ये जो हुआ, तो उसके बाद नवंबर 1917 को बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। उसमें वाकई स्टेट ऑफ इसराइल बनेगा। उस वक्त बहुत मुश्किल से बात, कुछ चंद लाख यहूदी रहते थे। तब अरबों में सोचे, अरे ये गड़बड़ हो गया, हम तो इनको वेलकम कर रहे हैं, हम इनको ओटोमन के खिलाफ लड़े, ये वो। तो पहली बार धीरे 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 फ्रिक्शन पैदा हुआ। और जो यहूदी अरब कंट्रीज के थे, जो अरब में रहते थे सैकड़ों साल से, दे वर अपोज टू इसराइल ऑल्सो। जो बाहर से लाए गए थे या जो फंडेड थे क्रिश्चियन पावर्स, जो क्रिश्चियनाइज वेस्टर्न इंपेरियलिस्ट पावर, नॉट ऑल क्रिश्चियंस, वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली, जिनका डिजाइन था पॉलिटिकल डिजाइन। तो 1920 में पहली बार कहा जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1290 साल के बाद कोई बड़ी लड़ाई हुई बिटवीन क्रिश्चियंस एंड ज्यू। कहाँ? फलस्तीन में, वही एरिया जो कहा जाता है। उससे पहले भी हल्की फुल्की कुछ टसल से हुआ था, फ्रिक्शन, आबादी रहने, लेकिन बड़ी जो डिटेल मिलती है वो 1920 में, इसमें 6 ज्यू और 6 फलस्तीनी मारे गए। अच्छा, फलस्तीन में अरब के साथ साथ कि मुसलमान के साथ 8-10% हमेशा क्रिश्चियंस भी रहे, जैसे एडवर्ड सईद वगैरह टाइप के लोग, जिसको बाद में यूरोप, खैर तो उनकी आबादी थी। बल्कि जितने जॉर्ज अब्बास, लाला खालिदी, सब जितने मूवमेंट में थे फलस्तीनियों, उसके पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ फलस्तीन, यहाँ तक कि यासर अरफात की वाइफ भी जो थी, भी क्रिश्चियन। तो बहुत सारे क्रिश्चियंस भी रहे, और आज भी क्रिश्चियंस भी हैं जो कि अपोज करते हैं, जो वहां पर के क्रिश्चियन फलस्तीन के, तो वो इसराइल के क्रिएशन को अपोज किए थे। लेकिन छोटी माइनॉरिटी तो बहुत से बाद में दे शिफ्टेड टू यूरोप, इधर उधर चले गए लोग, माइग्रेट कर गए, दैट्स डिफरेंट मैटर। तब अरबों का एहसास हुआ, और 1930s आते आते आबादी 40, और फिर यूरोप में एक नया चीज बना। लेकिन जब बाल्फोर डिक्लेरेशन आया, सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाल्फोर डिक्लेरेशन, बाल्फोर वॉज प्राइम मिनिस्टर पर रह चुका था, फिर फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर था, जॉर्ज डेविड लॉयड, अरे भाई सॉरी स्लिप कर गए, की प्राइम मिनिस्टरशिप में। उसमें एक यहूदी मिनिस्टर था, उसका नाम था एडविन मोंटेगू, जो कि हिस्ट्री जो हर आदमी पढ़ता होगा, 1919 का मोंटेगू फूड रिफॉर्म इंडिया वाला याद होगा, जो फिर इंडिया को मिला, क्या क्या मिले, कुछ राइट मिला, ये वो है, वही वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वहां, लुकिंग आफ्टर इंडियन अफेयर, एंड ही वाज अ ज्यू। वो बंदा जो है वो अपोज किया, बल्कि अपोज नहीं किया, डिनॉन्स किया, और कहा कि ये जो ज़ायोनिज्म जो है ना, ये जो है एंटी सेमिटिक है, यही सब जड़ है, ये अगेंस्ट यहूदियत है, और ये उसने बहुत डिनॉन्स किया। इंटरेस्टिंगली द लोन जू मिनिस्टर डिनॉन्स द क्रिएशन ऑफ इसराइल का जो कंसेप्ट बन रहा था। लेकिन बेचारा सॉरी, वो तो मैं अब गलती से निकल गया, वो 1922 ऐसा था, इंतकाल कर गया 45 साल उम्र में, एडविन मोंटेगू। तो ये अजीब चीज है। साथ साथ बहुत से जूस, तो ज़ायोनिज्म वगैरह, बल्कि जर्मनी वगैरह में तो 1930s वगैरह आते आते तक तो 4% आबादी थी ज़ायोनिस्ट में। और ज़ायोनिज्म का कंसेप्ट क्रिश्चियन ज़ायोनिज्म में ये है, जो मैंने बताया कि हमको रिटर्न होना है। कहाँ? यहाँ क्यों करना है कि बिब्लिकल प्रोफेसी है, प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी। तो उस हिसाब से है ये था।
लेकिन ज्यूस का था कि हमको एक स्टेट बनना चाहिए। ज्यूस जब जो ज़ायोनिस्ट ज्यू मैंने कि ज़ायोनिस्ट ज्यूस एंड ज़ायोनिस्ट क्रिश्चियन, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सारे ज्यूस नहीं, वंस अगेन जो कि बहुत से लोग अपोज किए। फिर कुछ लोग कहते हैं भाई हमको ठीक है, अब एक कंट्री मिल जा रहा है तो चलो ले रहे, लेकिन पीसफुली रहे, अरबों से हमको तजाद नहीं हो, आधा आधी दे दिया जाए, कुछ किया जाए, ये वो पीसफुल को एक्सिस्टेंस की बात की। इस बीच में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर पावर में आते हैं 1933 में। उसके बाद 25 अगस्त को गालिबन हवारा एग्रीमेंट होता है बिटवीन ज़ायोनिस्ट एंड कौन, जर्मन, नाजी जर्मन पैक्ट, जर्मनी और ज़ायोनिस्टों में। और उसने कहा कि ये आप जा सकते हो इसराइल, ये वो, माने इसराइल नहीं था, माने कि फलस्तीन यू कैन माइग्रेट, ये वो आजादी। उस वक्त तक मैसेकर वगैरह ये वो नहीं। अब ये एक अजीब बात है, हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां से हम अब आ रहे हैं 2015 में नेतन्याहू साहब का, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब का गालिबन अक्टूबर 2015 में एक मशहूर स्टेटमेंट उनका आया। वो आया कि हिटलर का ये इंटेंशन नहीं था कि यहूदियों को मार के भगाया जाए या जलाया जाए, हॉलोकॉस्ट का ऑन रिकॉर्ड यू कैन चेक। बल्कि अंजेला मर्केल जर्मन की जो चांसलर थी, उसने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया नेतन्याहू को, कह रहे भाई आप तो एक तरह से यू गिविंग क्लीन चिट टू हिटलर। तो उनका कहना यह था कि नहीं, उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो ये करते थे कि उनका कहना यह था कि ये बंदा जो है कौन, हिटलर जो है, उसको 1941 में हुसैनी, अमीन हुसैनी, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूशलम, जेरूशलम के ग्रैंड मुफ्ती, मुफ्ती माने हेड, रिलीजियस मुसलमानों का हेड, वो 1941 में गया था, नवंबर 1941 में, और हिटलर को बताया कि हिटलर तुम सबको जला दो, बर्न देम, एग्जैक्ट वर्ड है BURN, बर्न देम, यहूदियों को। तब यहूदी ने ऐसा करना शुरू किया हिटलर ने। भाई ये तो हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन ऐसा है कि हिटलर पावर 33 में आया, 9 साल पहले, 8-9 साल पहले आ गया था, जनवरी 33, नवंबर में गया, उसके बीच में लाखों को यहूदी को ऑलरेडी वो मरवा चुका था। एक चीज और समझने की, हिटलर इज नॉट द ओनली कल्प्रिट। उसका फायदा उठाते हुए फ्रांस में जो उनके एरिया जो कब्जा हुए हिटलर के अंडर, पोलैंड, यानी ऑल द यूरोपियन स्टेट जहां पर जर्मन आर्मी गई, विदाउट इवन द कंसेंट ऑफ जर्मन, नाजी जर्मन, जो नॉर्मल आबादी थी, उन्होंने बहुत सी यहूदियों को जान मारा, लाखों को, 72,500 तो फ्रांस से मारे गए थे। थोड़ा कम हुआ सिर्फ डेनमार्क में नहीं हुआ वहां पे किलिंग, और अल्बानिया में, अल्बानिया इज द ओनली मुस्लिम कंट्री इन यूरोप उस वक्त, समझ रहे। अल्बानिया में एक भी यहूदी इसलिए नहीं मारे गए कि वहां हालांकि जर्मन इस तक वह ज्यू को इसलिए यहूदी नहीं मारे गए कि मुसलमान थे, मुसलमान को मारना नहीं था, क्या मारेंगे। टूनिसिया में भी, उस एरिया में, नॉर्थ अफ्रीका में भी जो कब्जा हुआ है, जो रोमेल, जनरल रोमेल लड़ाई हुई, वो तो आबादी यहूदी की थी, कहीं नहीं मारे गए यहूदी। तो जर्मन आदमी कब्जे के होने के बावजूद मुसलमानों ने यहूदी को वहां पर नहीं मारा। तो ये इंटरेस्टिंग आयरनी है हिस्ट्री की। हालांकि वो उस जमाने में जब उरूज पर था कि इसराइल बनने वाला है, तब भी नहीं, बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब मैसेकर होने लगा जर्मनी में, बगल जितने यूरोप में, तो बड़ी तादाद आकर के टर्की में शेल्टर ली ज्यूओं की, कि हम लोग यहाँ हिस्टोरिकली रहे हैं, टर्की इज द सेफ प्लेस फॉर अस, तो व्हाई नॉट दिस प्लेस। तो ये एक हिस्ट्री का अजीब और गरीब चीज है। लेकिन ज़ायोनिस्टों के, ज़ायोनिस्ट मतलब बोथ ज़ायोनिस्ट, क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट, उसमें बाद में चर्चिल उर्चिल सबका नाम जोड़ लो, पहले तो बाल्फोर का कहा, पामस्टन का कहा, जितने फ्रांस के जितने थे ये वो, सब लोगों ने मिलकर के एक, बाद में अमेरिका जब पावर में इमर्ज करने लगा 20th सेंचुरी आने पर, तो सबकी एक राय बनी। तो वर्ल्ड वार जब मैसेकर होने लगा, तो हुआ ये कि भाई ये भाग रहे हैं जूस जर्मनी से, इनको सब इसराइल भेज दो। दूसरी जगह शेल्टर नहीं देने दिया कुछ लोग अमेरिका, लेकिन ये मान लेना चाहिए कि अभी जितने साहब, जैसे बहुत बड़े ओपनहाइमर हैं, ये जो थे फादर ऑफ एटम बम वगैरह, ये रशिया में जब 1880s वगैरह में जब उनके फादर वगैरह भागे थे अमेरिका, ये उस जमाने के भागे में नहीं थे, यानी कि जर्मन प्रोसिक्यूशन के नहीं थे कि यहूदी भाग के अमेरिका गए, नहीं। जब रशिया में से भगाए गए थे और जगह से भगाए जाते थे, तब भी यहूदी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जाकर रहे।
बल्कि जर्मनी वहां से भगाने गए तो बहुत कम लोग को जगह दिया, बाकी को सब भगा दिया, जाओ इसराइल बनना, इसराइल बनना, इसराइल बनना, जाओ इसराइल। तो इसराइल बना दिया गया, एक स्टेट बन गया। जब स्टेट बन गया तो वो मैंडेट में, हाँ, तो स्टेट बनना गया तो हुआ कि भाई इसको पार्टीशन करके, ब्रिटिश मैंडेट के अंदर फलस्तीन आया था 1940, मैंने कहा ना कब्जा हुआ था जब जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, सही चल रहा है। इज इट ऑल क्लियर? ठीक है। हाँ तो हाँ एकदम। क्योंकि हिस्ट्री मैं 15 मिनट में समाप्त कर दूंगा। जी। तो ठीक है, 12 मिनट में कर दूंगा। तो वो ये सिलसिला चलता रहा। ये जब सिलसिला चलता रहा तो वो बहुत अजीब व गरीब सिचुएशन इमर्ज कर गया कि भाई ये कंट्री का, यूरोप का एम्पायर है, सब टूट फूट रहा है, तो आप जा रहे हो तो फलस्तीन को डिवाइड करके जा रहे हो, ज्यादा हिस्सा इसराइल को दे रहे हो, मानी जूस को दे रहे हो, कम हिस्सा फलस्तीन को दे रहे हो। तो अरब जो, जब हिस्ट्री जब बढ़ जाती तो अलग बात है। उस वक्त के जो अरब थे, इन्होंने, अच्छा वो अरब बहुत पावरलेस लोग थे, सब तो उनका हिस्सा ही था भाई। सीरिया को आजाद 2 साल पहले किया था, लेबनान को किया था, वजीब सब, मैंने कुछ बहुत पावरलेस लोग थे, कुछ ही नहीं थे। इन्होंने इसराइल पर अटैक कर दिया 1948 में। ये 14 मई को इसराइल बना कि नहीं हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वी डोंट रिकॉग्नाइज इसराइल। ये क्या अरबों को साथ कर रहे हैं आप? 7-8 महीना जंग हुई, इसराइल अपना फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस था, उसको पूरा सपोर्ट मिला यूरोपियन पावर का, और उन्होंने इसको हरा दिया। इसको मैंने हरा दिया मतलब कि वो पावर को रोक दिया, नहीं इसराइल एग्जिस्ट किया, और नकबा हुआ, लाखों फलस्तीनी भगा दिए गए, ये वो अपने अपने, जो आपका पूरा आजकल आता है, आप समझने में लोग को आसानी होती होगी। तो नकबा समझो कि ये डिजास्टर शुरू हुआ, मैंने कैटास्ट्रॉफी, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। और गाजा स्ट्रिप जो आजकल 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, फलस्तीन, मैं कह रहा हूँ फलस्तीन, जो फलस्तीन था, जो मैंने कि 1916-17 से पहले जो फलस्तीन था, वो अभी का इसराइल, अभी का गाजा, और अभी का जो फलस्तीनी अथॉरिटी, पूरा एरिया मिलकर ये था। तो तब पूरा उसका ये हो गया अजीब टाइप से। तो जो गाजा का एरिया था, अब बीच में इसराइल अजीब टाइप से बना हुआ है, ऐसे देखिए मैप में, वो एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया सकता है, लेकिन जो मैप देख लेंगे लोग, गाजा स्ट्रिप अलग, फलस्तीनी अथॉरिटी बीच में कुछ 25-30 किलोमीटर का गैप होकर के, फिर इधर फलस्तीनी अथॉरिटी। तो गाजा स्ट्रिप को 1948 में इजिप्ट वालों ने अपने मिला लिया, और फलस्तीन अथॉरिटी जो अभी कहलाता है, इसको जॉर्डन वालों ने मिला लिया। क्या किया? तो फलस्तीन एज अ स्टेट रह ही नहीं, बन ही नहीं पाया। मतलब कि आधा तो पूरा इसराइल ले लिया, बाकी लोगों ने कर लिया अपने में। उन्होंने कहा कि गाजा तो इतना वीक हो जाएगा, ये कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मार खत्म कर देगा, तो हम लोग अपने मिला रहते हैं। खैर छोड़िए। 1956 में स्विस कनाल को नेशनलाइज किया जनरल नासिर ने, तो फिर लड़ाई हुई, इसराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑन वन साइड, इजिप्ट ऑन अनदर साइड। लेकिन फिर अमेरिका इंटरवीन किया, और एइजनहावर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको बीच में आया, नहीं ये सब नहीं होगा, नेशनलाइजेशन हुआ है। 67 में 1967 जो टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री है, ये लोग गालबन प्लान कर रहे थे कि इस बार तो हम लोग 20 साल से इसराइल है, बहुत तंग किए हुए हैं, ये वो हम खत्म कर देंगे। इसराइल को कहीं से भनक मिल गई और उसने अटैक कर दिया, और जो पूरा हिस्सा था, तो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, पूरा जेरूसलम का पूरा हिस्सा, जो आधा था पूरा ले लिया। जो आधा था उसी वक्त हो गया था 1948 में, कि जेरूसलम का आधा इधर रहेगा, आधा उधर रहेगा। खैर 67 में पूरा जेरूसलम, पूरा फलस्तीन अथॉरिटी जो अभी का होता है, गाजा स्ट्रिप, बल्कि सैनाई तक, अब तक स्विस कनाल तक, तो ये इतना बड़ा कब्जा कर लिया इसराइल। इसराइल का एक अपना बहुत बड़ा हो गया, और अरब फिर जो कहते हैं कि लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया मजाक उड़ाने लगा, ये अरब हैं, जंग नहीं लड़ सकते हैं ये। फिर 1973 की जंग होती है, अरबों को लगा कि बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ है हमारे साथ, तो उन्होंने इनिशियल डेज में कब्जा कर लिया सेनाई पर, और कुछ हिस्सा पर कब्जा किया, ये वो, इधर गोलान हाइट पर भी कब्जा किया सीरियन आर्मी ने, रीगेन किया जो 67 में लूज किया था। लेकिन फिर भी इसराइली आर्मी जो थी हिट बैक की, खासकर मेजर जनरल एरियल शोरॉन था, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, उसने फिर वो बड़ा पाइवेटल रोल प्ले किया, और अमेरिका का मदद आया, ये वो। इसराइल के सर्वाइवल की हमेशा जंग रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस तो ऑब्वियस, उसको बोलने की जरूरत भी नहीं। इसराइल मीन्स
ऑब्वियस सिनोनिम का हिस्सा है, ताकि दे आर 51st स्टेट के हैसियत से ट्रीट किया जाता है अमेरिका का। तो वो हो गया। उसके बाद 78-79 में जो ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ रहा था, उससे जस्ट पहले उसी के दौरान अनवर सादात ने अपना एग्रीमेंट कर लिया इससे, और सैनाई का हिस्सा ले लिया कि हम अपना कर लेते हैं। किससे? इजिप्ट से। ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, उसने किससे ले लिया? इसराइल से। तो इसराइल एक भाई एक फ्रंट तो मेरा पीसफुल हो गया, सीरिया और ये को हम देख लेंगे सही, गोलान हाइट वगैरह जो है, और इधर बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, उतना बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर इसराइल ईरान में जो इनकलाब आया 1979 में, तो वो आउट एंड आउट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री हुआ। पहली बार कोई एक लीडर वर्ल्ड का पैदा हुआ जो कि उसने कहा मैंने कि वी डोंट, हालांकि ईरान और टर्की को तो पहले ही सिकंदर के अरबों से, आपको याद होगा, जो बगावतें की, तो उनको क्या सिर्फ थी, बने इसराइल हमको क्या लेना देना, तो वो तो रिश्ते रखते थे इसराइल से कि अरब तो हमको धोखा दिए है। और ईरान जो शाह ईरान था वो इसराइल को रिकॉग्नाइज, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप थी। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी, खामनाई नहीं, खुमैनी नहीं तो बात के उनके सक्सेसर खुमैनी ने बहुत कहा कि नहीं हम इसराइल, ये वो, अपना पूरा जो उनका स्टैंड चेंज हुआ, इसराइल खत्म, ये वो दिस दैट खत्म। उस जमाने में फिर एक पावर इमर्ज किया, तो ओनली कंट्री जो कि स्ट्रांगली अपोज किया वो ईरान था। 45 साल से ऐसा करता रहा, खैर अपना उसका जो स्टैंड हो, लेकिन वो किया। इसके अभी तक देखते रहे, जंग होती रही, उसकी भी कोई वजह होगी, उसने किया, और उसके अपने आर्गुमेंट्स थे। उस बीच में लेबनान में जो शिया मूवमेंट शुरू हुआ, इसको कहते हैं हिजबुल्लाह, 1982 में, और वो मूवमेंट शुरू हुआ, और उसकी बैक्ड बाय ऑब्वियसली ईरान अगेंस्ट इसराइल। उसके बाद जब इसराइली ने देखा कि भाई हम हर तरफ से इजिप्ट से कर लिया ये वो, तो एक एग्रीमेंट हुआ वेस्ट वालों ने मिलकर के, ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुआ 1993 में। और फलस्तीनी अथॉरिटी के, ठीक है, इस सब एरिया को हम लोग खाली कर देते हैं, फलस्तीनी अथॉरिटी, गाजा स्ट्रिप, ये वो, और फलस्तीन का एक इंडिपेंडेंट, पूरा तो नहीं, एक ऑटोनोमस टाइप का एक स्टेट बनेगा, आर्मी भी नहीं, ये वो। यासर अरफात की जो फतह है, जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसका हेड होंगे। और इसहाक रैबिन प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का। इसहाक रैबिन वाज द हीरो ऑफ 1967 वार, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था 1967 में, जो 93 में प्राइम मिनिस्टर आया। जब वो एग्रीमेंट किया, तो उसके 2 साल के बाद इसहाक रैबिन को, एक रैबिन को जो हिस्ट्री बता दी जाती, कोई फलस्तीनी नहीं मारा था, एक इसराइली राइटिस्ट, इसराइली राइट विंग इसराइलीज, उसने गोली मार दिया, आमिर नाम का आदमी, राइट, जब भी कुछ होगा। वही राइटिस्ट जो है, समझिए कि राइटिस्ट जो अभी इसराइल में भी राइटिस्ट फोर्स जो बहुत मशहूर है, मजबूत है, तो वो हुआ। और वो सब अकॉर्ड सब क्या हो गया, क्या हो गया, ठंडे बक्से से मिला दिया को, सब दैट्स ओवर। उसके बाद हुआ ये कि भाई जब ये हुआ, तो इधर भी पोलराइजेशन शुरू हुआ, हमास स्टार्टेड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, हिजबुल्लाह था ही, ईरान ने बैकिंग करना शुरू किया ही था। और गाजा स्ट्रिप के जो इलेक्शन होता है, उसमें हमास पावर में आ जाते हैं 2007 वगैरह में, हाँ, जनवरी 2007, हाँ, जनवरी ही था, खैर 6-7 के बीच में हुआ उसके बाद। तो उसके बाद से ये पावर में, फलस्तीनियन अथॉरिटी की जो एरिया है, उसमें जो अलग अलग हिस्सा है, उसमें अल फतह के ग्रुप के लोग हैं पावर में अभी भी। अब ये होता यह था कि हमास वाले जो है बहुत एक्सट्रीम मतलब उनका अपना स्टैंड है, वो अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह वाले जो थे, हालांकि हिजबुल्लाह की कोई जंग नहीं थी, ईरान की कोई टेरिटोरियल जंग नहीं थी इसराइल से, हिजबुल्लाह की कोई टेरिटोरियल जंग नहीं थी, वो मोरल सपोर्ट था कि नहीं, फॉर द लार्जर कॉज ऑफ मुस्लिम्स और फलस्तीन और इस्लाम, ये इन लोगों का कहना था कि वी विल बैक। अब अजीब आयरनी हिस्ट्री की है कि हमास आर सल्फीज, सल्फी एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, जो दुनिया में बहुत लोग शिया सुन्नी कंट्रडिक्शंस खोजते रहते हैं, वेस्ट में, यूरोप में, उनको यही समझ में नहीं आता है कि अरे भाई वो सल्फी हैं, और सल्फी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब सबसे ज्यादा हमास को अपोज करता है, और सबसे ज्यादा हमास को बैकिंग कहाँ से मिलती है? शिया ईरान से।
सबसे ज्यादा लड़ता कौन है? हिजबुल्लाह लड़ता है। हिजबुल्लाह क्या, हिजबुल्लाह शियाओं का एक ग्रुप है लेबनान में। लेबनान ऐसा कंट्री है जहाँ के 57% मुस्लिम्स, बल्कि अब बढ़ गए हैं, 60% मुस्लिम्स है और 40% का अराउंड, बल्कि और कम हो गए हैं क्रिश्चियंस। वो अजीब सिस्टम, एक प्रेसिडेंट रहेगा क्रिश्चियन, मारोनेट क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, और स्पीकर ऑफ द हाउस शिया मुस्लिम। कहते ऐसे ही आबादी 30% है, बाकी जो 60% है ना शिया सुन्नी लेबनान। उसी में ग्रुप बना हिजबुल्लाह जो मर्ज किया। तो हिजबुल्लाह जब मर्ज किया तो वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है और आज तक करता है। अब तो लोग जो 2 साल में जो हुआ है समझते थे। हमास से और एक बार हिजबुल्लाह से भी आज से 15 साल पहले बहुत इसराइलियों से बहुत लड़ाई हुई थी। 1982 में भी हुई थी। बहुत बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग भी हुआ था। अमेरिकन फौज को, बहुत से अमेरिकन फौज इन फेवर ऑफ आया था लेबनान में। लेबनान में खाना जंगी हुई थी क्रिश्चियन, वो सब चूंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन वो अमेरिकन फौज 200 करीब 250 अमेरिकी फौज मारे गए थे, 60 फ्रेंच फौज मारी गए थे। दे केम फॉर द हेल्प ऑफ इसराइल। सुसाइड बॉम्बिंग किया था हिजबुल्लाह वालों ने। खैर बहुत से हिजबुल्लाह वालों ने मारा, ये वो, खैर वो लड़ाई होती रही। आज के दिन जो है हमास ने फिर एक बार अटैक किया तो 7 अक्टूबर, और उसके बाद चलता रहा। और ये बॉम्बार्डमेंट करते हैं और ये एक दूसरे का होता रहता है। तो इन नक्शल ये है कि पूरे एरिया में अगर हम एक्सप्लेन कर पाए तब की अजीब हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है, इस बीच में एक और चीज हुआ कि जो कैथोलिक वेटिकन II हुआ 1964 में, तो 1964 में अब हम रिलीजियस इसको भी ला रहे हैं थोड़ा सा उसमें हुआ ये कि भाई अब कहा यह कि वेटिकन II होता है कैथोलिक्स का पूरा एक समझो कि कॉन्ग्रेगेशन है ग्लोबल। तो उसमें हुआ ये कि कहा यह गया कि नहीं भाई, Jews आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब कि यहूदियों को हम लोग जो मारते हैं, क्रिश्चियंस लोग वो गलत करते हैं, यहूदी का रोल नहीं रहा है जीसस क्राइस्ट को मरवाने में, अपना जो भी एक्सप्लेनेशन वट एवर बदल रिलीजियस सबका। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई ये अब कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना है तो समझ में आएगा। लेकिन बात यह है कि भाई ये 2000 साल की जो पूरी उनकी थिंकिंग थी उसको चेंज करने की कोशिश की गई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस, अब इश्यू होता है ह्यूमन राइट्स। क्योंकि इसराइल का अपोजिशन में बार बार कहा कि बहुत बड़े तबके के जो लोग थे वो करते रहे, खासकर इस तरह का क्रिएशन। और उनका कहा ना कि भाई जो एडविन मोंटेगू के अलावा मैंने दर्जनों का नाम बताया जो ऑर्थोडॉक्स से, बल्कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तो इसराइल में रहते हो तो फौज में भी नहीं जाते। उनकी बड़ी अमेरिका वगैरह में रहते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं। उनके यहाँ बड़ा सख्त पर्दा होता है, सेग्रीगेशन, औरतें मर्दम, मैंने कि जैसे समझिए एकदम तालिबान टाइप का चीज। मैंने बस पर भी और उस पर भी स्कूल कॉलेज सब अलग रहेगा वो एकदम। तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं जो इसराइल में है। अमेरिका में कुछ 12-15 फौज में भी नहीं जाते, बल्कि बहुत सारे ज्यूज जो है, हालांकि अब बहुत से ज्यूज बदल गए हैं कि अब इसराइल में रहना ही है, तो रिलीजियस ज्यूज भी जो है वो और कट्टरपंथी हो गए हैं सेकुलर ज्यूज से भी ज्यादा। लेकिन अभी भी वो एक तबका है जो कहता है कि नहीं, वी डू नॉट एक्सेप्ट इसराइल, ये ब्लास्फेमस और सिंफुल एक्ट है इसका क्रिएशन, माने ये गुनाह का काम है। मेरे मूसा आते या मेरे मसीहा आते, हमको मेरा स्टेट देते, और हम इंटरनेशनलिज्म में विश्वास करते हैं। दूसरा ये कि नॉन प्रैक्टिसिंग ज्यूज है जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि ज्यूज हैं अपना कि भाई कि ये क्या हो रहा है इसराइल में, वो किसी हैसियत से वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे अभी मैंने किताब की बनाया था, एक यहूदी ने लिखा है वो किताब, टोनी ग्रीनस्टाइन, जो लेबर पार्टी में बहुत स्ट्रांगली रहा भी था और उसको बहुत स्ट्रांगली चैंपियनिंग द कॉज ऑफ हमास, नॉट फलस्तीन, हमास। एक यहूदी है, इंग्लैंड का लेबर पार्टी में रहता। इसकी किताब भी आई है, ज़ायोनिज्म ड्यूरिंग होलोकॉस्ट, हाँ, ज़ायोनिज्म ड्यूरिंग होलोकॉस्ट, 2022 में भी। और उसने ज़ायोनिस्टों को एक्सपोज किया। अब ये लोग जो कहते हैं एस्टैब्लिश हिस्टोरियन, जो ज़ायोनिस्टों के कहना इन्हें गलत लिखता है, गलत है, ये वो एंटीसेमिटिक है, ये वो, लेकिन वो तो खुद राबाई का बेटा है और खुद जो है ज्यू है। तो एक तबका ज्यूज का अभी भी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, जो कि ह्यूमन राइट्स पर करता है बात, वो अपोज करता है, वो कहता है कि इसराइल गलत कर रहा है, कंडेम करता है। लेकिन जो पॉलिटिकली सूट करता है नेतन्याहू एंड जितनी कंपनी है ये लोग को और जितना है, तो मैं इतना तो एक्सप्लेन कर पाया हिस्ट्री को, पता नहीं अगर आई सक्सीडेड इन कन्वेइंग। नहीं सर, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सब समझाया।
बस चलते-चलते एक या तो हम इस पे दोबारा चर्चा करेंगे अगर ये समझा सकें कि ये कहा जाता है जो आम मीडिया में हिंदुस्तान में ये बात होती है कि मुस्लिम्स जो कंट्री हैं, हाँ, हाँ। वो गाज़ा में फ़िलिस्तीन का साथ क्यों नहीं खुलकर देती हैं? इसके पीछे कोई इतिहास है या उनकी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी है? देखो ये सुनो भाई, ये हम हाँ। कभी और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने जी, जी, जी। इशारतन कर दिया था। देखो हाँ, मसला जब ईरान में इनकलाब आया, ये बात साफ, हाँ। ईरान में इनकलाब आया, मैंने कहा ईरान के इनकलाब वगैरह की मैंने कोई ये नहीं कर रहा हूँ मैं, या हुँ, मुस्लिम ब्रदरहुड का वहाँ ग्रो हो रहा है या इस्लाम, हिस्ट्री का फैक्ट रख रहा हूँ। हुँ, तो वो इस्लाम आया कि नहीं आया, शिया इस्लाम, सुन्नी इस्लाम, ये कतई सब बकवास है। हुँ, वो एक चीज़ तो किया, वो एक चीज़ ये किया कि ऑथोरिटेरियन किंगशिप उठा के फेंक दिया उस वक़्त। बाद में जो हुँ, कुछ हुआ हम नहीं बता रहा हूँ, बाद में क्या हुआ नहीं। इससे जितने ट्यूटुलर हेड थे, जो ख़ास करके इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस के इस पर खड़े किए गए थे, छोटे-छोटे प्यादे या रूलर्स गल्फ के जितने थे, दे फेल्ट थ्रेटन्ड। तो वो जो कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, कोई भी, ये सिर्फ इस्लामिक के अब ईरान का तो हो गया, हुँ, हमास इस्लामिस्ट था, मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको अखवान मुस्लिमीन कहते इस्लामिस्ट था। लेकिन एक बात और समझ लो हिस्ट्री की, हुँ, उससे पहले जब कम्युनिस्टों को रूस था या हुँ, सोशलिस्टों को रूस था, तो उससे भी ये थ्रेटन्ड थे। कौन? ये अरब स्टेट। यमन में हुँ, सिविल वॉर होती 1960s में, अभी वाली सिविल वॉर रही, इसमें हुँ, इस्लामिस्ट वर्सेस ये हुए रॉयलिस्ट नहीं, वो वाली, उसमें कम्युनिस्ट वर्सेस रॉयलिस्ट थे। तो ये एक्चुअली थ्रेटन्ड महसूस करते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसी फोर्स आए जो कि इनको थ्रेटन करने लगी। तो वो गाजा में भी देखते हैं कि ये भाई, ये हमास वगैरह आवेगा तो कहीं फ्यूचर में हमको न तंग करे, मेरी किंगशिप को थ्रेट होगा, एक रिवाइवल होगा, करे ये उठाओ फेंको करप्ट या डिक्टेटोरियल मोनार्क्स हैं इनको। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, देखो अजीब इंटरेस्टिंग चीज है भाई। यमन में कहते हैं शिया सुन्नी, ये वो पता नहीं क्या क्या कहानी, वेस्टर्न राइटर्स तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, कुछ समझ में आता भी है इनको कि नहीं। मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा तो भाई, यमन में जो सिविल वॉर हुई थी 1960s वाली, तो शिया ईरान अंडर शाह ऑफ ईरान एंड सुन्नी सल्फी सऊदी अरब वेर टुगेदर विद द रॉयलिस्ट, माने बादशाह वाले, एंड जॉर्डन के किंग अगेंस्ट सोशलिस्ट जो कि बैक्ड बाय नासिर थे और रशिया के। उस वक्त वही फोर्सेस था दुनिया में, हुँ, उस वक्त कोई इस्लामिस्ट नहीं था मामला। तो वहां पर शिया सुन्नी नहीं था भाई, दोनों बिल्कुल। तो एग्जैक्टली exactly। तो ये बहुत हद तक पॉलिटिकल उसको भी देखना चाहिए। तो आज वो जो थ्रेटेड महसूस करते हैं, अरे भाई अजरबैजान, हुँ, अजरबैजान इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ टर्की, सुन्नी टर्की का ग्रेटेस्ट फ्रेंड अजरबैजान है। अजरबैजान, शिया अजरबैजान इज सप्लाइंग ऑयल टू टर्की थ्रू टू इसराइल थ्रू टर्की पाइपलाइन से। हुँ, इसराइल सबसे बड़ा बेस इस अजरबैजान, शिया अजरबैजान। अभी भी कहा गया कि मोसाद के जो एजेंट थे, जो अटैक हुआ इसराइल का, वो थ्रू शिया अजरबैजान, शिया डोमिनेटेड अजरबैजान के टू ईरान, शिया डोमिनेटेड ईरान। तो हिस्ट्री का अजीब अजीब एरोनी है। असल इधर का शिया सुन्नी, अरे शिया सुन्नी, शिया इनकलेव बन रहा था, शिया इनकलेव बनने से बड़ा तो अजरबैजान ही जो ईरान का दुश्मन है, आज भी है। हालांकि अभी पेजेश्किन गए थे, कुछ उनको उन्होंने ओलिव ब्रांच और दोस्ती करने की भी कोशिश की अजरबैजान से, कुछ रिश्ते को ये करने के लिए। लेकिन अजरबैजान एवरीबॉडी, अभी लड़ाई हुई आर्मेनिया से, तो अजरबैजान को पूरी लड़ाई मदद कौन किया? टर्की ने, सुन्नी टर्की। तो हिस्ट्री का अजीब अजीब चीज है, जो कि तुमने कहा तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके खत्म भी जी, कर दिया इन पर। ठीक। am I right? पर बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको हम लोग डिटेल में भी जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि 72 फ़िरकों में बटे हुए मुसलमानों का क्या इतिहास है, मॉडर्न डे में क्या हिस्ट्री में है, ईरान, इराक का युद्ध क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर हफ्ते हम लोग सरूर साहब को तकलीफ देंगे कि वो हमें इतिहास के पन्ने मैं से ये चाहूंगा ना, समझाएँ। एक मिनट, क्योंकि इसको अभी डाइजेस्ट होने दो लोग को। जी, क्या कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम हाँ, लोग फिर मिलेंगे तो हम और एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, जी। माने कि ग्लोबल एक्सप्लेन पर। ओके, ठीक है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह की चर्चाएँ स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।